देखिए, जब हम लोग इस ईसीजी की डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? इसकी डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। डिटेल्स ऑफ each and every wave of standard ECG। हम लोग इसकी डिटेलिंग करने जा रहे हैं। काफी इजी है, मैंने पहले ही बता दिया। पहले सोच के बैठिए कि आसान है तो आसान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग PQRST हर एक वेव्स है यहाँ पे, क्योंकि जो आप यहाँ पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू सबको एनालाइज कर रहे होते हैं, मूवीज में आपने देखा होगा, ठीक है। उसमें एग्जैक्टली इसी तरीके का ग्राफ हम लोगों को शो होता है, जिसमें से एक पी वेव के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। पी वेव जो आपने देखा था, तो यहाँ पे ये क्या करता है, इसके लिए हम 4 चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। पी वेव के लिए 4 टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। अब आप बोलेंगे कि हमें ये समझ नहीं आया कि एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया क्या है, तो इसको ऐसे समझिए। जब आपने डबल सर्कुलेशन स्टार्ट, फिर हमने जब ब्लड का फ्लो करना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट किया था आपने? पहली लाइन क्या लिखी थी आपने, याद कीजिए। जब मैंने आपको ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है, वेरी गुड। सारे बच्चों ने पहला पॉइंट ये लिखा था, ज्वाइंट डायस्टोल, याद आ गया, ठीक है भाई। तो जब रिलैक्स मोड में है, ज्वाइंट डायस्टोल में है, तो एक्साइटेशन का मतलब है कि डायस्टोल का उल्टा। कॉमन सेंस लगाइए, कुछ रटना वटना नहीं है इसमें, ठीक है। आप अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जब यहाँ पे ज्वाइंट डायस्टोल से आपने स्टार्ट करा है और आप ये स्टेटमेंट शुरुआत में ही दे चुके हैं कि अगर आपको काम कराना है अपने हार्ट से, आपको बारी बारी से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, कैसे आपने देखा होगा कि हमेशा हर जगह लिखा रहता है सीक्वेंशियल इवेंट है, क्या है? सीक्वेंशियल इवेंट है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे भी सीक्वेंशियल इवेंट को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो इसके कंडीशन में भी आपको सीक्वेंस में ही समझना है, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके रिप्रेजेंटेशन को प्लस एग्जामिनेशन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखने के लिए आपको 2 चीजें समझ में आनी चाहिए। पहली, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट या कल को जाके कोई टीचर आपसे बोले कि आप जब ब्लड का सर्कुलेशन या फ्लो लिखना है, तो वहां पे आपको क्या करना है, पहले वेंट्रिकल लिखना है फिर एट्रियम लिखना है, तो आप बोलेंगे ना कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। पहले एट्रियम लिखना फिर क्या लिखना है, वेंट्रिकल। तो पहला कॉमन सेंस से आप एक चीज को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे पी वेव, और हम इसका बात कहां से कर रहे हैं, पी वेव से। हम कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे जिसको हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। हम लोग मोस्टली क्या है, इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में समझ रहे हैं। दोनों ही लैंग्वेजेस जो है हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। हम लोग कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो कोई ऐसा स्टूडेंट तो होगा नहीं कि टी से लेके पी तक पढ़ना स्टार्ट कर दे इसको, नहीं, कोई भी नहीं होगा ऐसा। तो पी है पहली चीज, क्योंकि इनके एग्जाम में मैंने आपको तरीका बताया है, पूछा कैसे जाता, कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा। पहला लिखा जाएगा आपको एट्रियल सिस्टोल, दूसरा लिखा जाएगा एट्रियल डायस्टोल, फिर लिखा जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर लिखा जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इस तरीके से करके आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो पी वेव के साथ सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ये पी वेव जो है ये आपके एट्रियम के साथ कंसर्न है, वेंट्रिकल के साथ कंसर्न नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग इसके लिए जैसे कहते हैं पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में, भाई जल है तो पानी बोलिए, नीर बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो इसके पर्यायवाची मतलब समानार्थक जो शब्द आ रहे हैं इसके साथ, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से इसको एक्साइटेशन भी बोल सकते हैं, डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और डीपोलराइजेशन के साथ साथ फिर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया के लिए आपने एक और बात पढ़ी थी, सिस्टोल ऑफ एट्रिया। क्या पढ़ा था आपने, सिस्टोल ऑफ एट्रिया पढ़ा था। तो जब आप इस पी वेव को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं, पी वेव को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट जब आप इसके स्टेटमेंट्स देखना स्टार्ट करते हैं, तो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात और चौथी बात, ठीक है।
आपकी मर्जी। आप यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं पहले मान लीजिए आप बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला आपने? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। फिर आपकी मर्जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और क्या बोलना चाहते हैं आप? एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। और क्या बोलना चाहते हैं आप? इन सब के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया के लिए आप क्या टर्म यूज करते थे? सिस्टोल ऑफ एट्रिया। All these statements are concerned with the P wave. कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ठीक है। अब एक रफ वर्क देखिए। मान लीजिए मैंने आपको एक डॉट यहां दिया और एक डॉट मैंने आपको यहां दिया। क्या बना सकते हैं आप इससे? ये बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ये बना सकते हैं। इसके बाद जब भी आप जिस भी बुक में पढ़ाई करेंगे तो दूसरी चीज जो आपको बताई जाती है वो QRS कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? QRS कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। अब इस QRS कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए ऑब्वियस है और कॉमन सेंस है कि यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 डॉट्स होने चाहिए। P की कहानी तो खत्म कर दी हमने, P इज ओवर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। P जो है ये रेफर करता है, मतलब आप किसी मूवी में जो ये सीन देख रहे होते हैं और ये ग्राफ बार बार जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये ग्राफ जो क्या करता है अपने आप को बार बार रिपीट करता है। तो उस ग्राफ के रिपीटिशन का ये मतलब है, और एक जैसे जो वेव्स हैं वो रिपीट करते हैं अपने आप को, PQRST PQRST PQRST, इस तरीके से वो बार बार अपना रिपीटेशन करना, ठीक है। P तो पढ़ लिया ने, ठीक है। बचा यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स। क्या बचा यहाँ पे? QRS कॉम्प्लेक्स बचा है। क्या बचा है? QRS कॉम्प्लेक्स बचा है, ठीक है। अब QRS कॉम्प्लेक्स जो है, अब यहाँ पे पीक अक्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? पीक अक्वायर हो रहा है। नीट का एक क्वेश्चन है कि विच वेव रिप्रेजेंट्स द पीक ऑफ द ECG। आपको ऑप्शन में ए में लिखा रहेगा P है, Q है, R है, S है, 5 बनाने का मन T लिख दिया। अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट उस टाइम तक आपको याद नहीं होगा। तो वहां पे आपको किसको टिक करना है कि R वेव के टाइम में ये क्या करता है? पीक रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये QRS कॉम्प्लेक्स जो है, इस QRS कॉम्प्लेक्स को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो ये QRS कॉम्प्लेक्स आपका क्या करता है? जब आप डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कर रहे थे तो P वेव दिख रहा था आपको, बट वेंट्रिकुलर जो वॉल है, चाहे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो, चाहे वेंट्रिकल्स के वॉल हो, काफी थिक होते हैं सबके सब, सारे बहुत मोटे होते हैं। पता है आपको? जितने भी आपको यहाँ पे वॉल्स दिखते हैं, सारी वॉल कैसे होते हैं? काफी थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी एक्शन होता है वो पीक अक्वायर करता है। क्या करता है? पीक अक्वायर करता है, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल को शो करेगा। देखिए एक जगह आपने क्या लिखा है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया लिखा है। क्या लिखा है आपने? तो इसको एक इकलौता P वेव रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। लेकिन जब आप फिर पढ़ते हैं कि डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, यहाँ पे एक से काम नहीं चलेगा आपका। QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये वेंट्रिकल को या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। कंफ्यूज कहाँ किया जाता है? सो देखिए, रफ पेज कहाँ गया? ये रहा। जब आप इस ग्राफ को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ जो Q नजर आ रहा है आपको, क्या दिख रहा है? Q दिख रहा है, ठीक है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वेव मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बात समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कौन रिप्रेजेंट करता है, तब आंसर हो जाएगा QRS कॉम्प्लेक्स।
पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब वो इनिशिएशन और एंडिंग तो पूछ नहीं रहा, वो पूछ रहा है कि पूरे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ हम लोग क्या समझ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होना है या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होना है या एक्साइट ऑफ वेंट्रिकल्स होना है, ठीक है, तो क्यू जो है, क्यू वेव के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग बोलते हैं क्यू वेव मार्क्स द initiation or beginning of excitation of ventricles। कोई दिक्कत किसी को? भाई जब आप पूरी कहानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में खत्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्यू बेचारा तो कोई पर्टिकुलर इनिशिएशन शो कर रहा है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यूआरएस आप बना रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है इस ग्राफ को हम कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ते, हम कैसे पढ़ते हैं इसको, हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो जब हम पी पढ़ चुके हैं उसके बाद क्यू आएगा तो इसका मतलब क्यू कुछ ना कुछ मार्क करेगा, ठीक है। तो ये अगर आपसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, नीट का क्वेश्चन सॉल्व होगा तो बोर्ड का तो वैसे भी बच्चा है क्वेश्चन उसके सामने, वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि इनिशिएशन और बिगिनिंग ऑफ एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कौन रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन में दोनों होगा आपके पास, क्यू वेव भी होगा, पी वेव भी होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी होगा, टी वेव भी होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मार्क करना है, क्यू करना है। क्या करना है? क्यू वेव मार्क करना है। बट अगर वो बोल देता है ऐसा कि पूरे कंप्लीट वेंट्रिकल के एसोसिएशन के साथ जब यहाँ पे बात करी जाती है, तो जब आप किसको देखना स्टार्ट करते हैं, जब आप यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं किसको, अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन चल रहा था, पी नहीं बना रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन चल रहा था, फिर यहाँ पे ऐसे होने के बाद थोड़ा सा इसको फिर से बनाती हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये क्यू वेव क्या करेगा, ये बिगिनिंग मार्क करता है। क्या करता है? बिगिनिंग मार्क करता है। बट ये पूरा कंप्लीट क्या है आपका, पूरा जब हम लोग कंप्लीट इसको देखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्यू आर एस, और इसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, ये एक साथ कहा जाता है, बोला जाता है इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये रेफर करता है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए वही चारों यहाँ पे भी आएंगे, बट यहाँ पे बिगिनिंग नहीं लगेगा, ये पूरे की जिम्मेदारी लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स है, ये पूरे की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेने का काम करता है। यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साफ साफ यहाँ पे लिख रहा है कि द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। ये जो है 5 स्टार क्वेश्चन है ये। Q marks the beginning of ventricular systole। क्या लिखेंगे आप? Q marks the beginning of ventricular systole, ठीक है। The T wave, अब बेचारा एक T बचा है, ठीक है। अब T wave क्या करेगा कि वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल अपने पास ब्लड बैठेगा थोड़ी, वो तो भेजेगा आगे सेमिलुनर वेल्व्स के थ्रू, वो जिंदगी भर तो लेके बैठा नहीं रहेगा। जैसे ही वो आगे भेज देगा तो T क्या हो जाएगा इसके बाद? टी ये दिखाता है, ये शो करता है, कहता है हाँ भाई अब मैंने जो है वो ब्लड को आगे भेज दिया है, अब मैं यहाँ पे क्या हो गया हूँ, नॉर्मल स्टेट डायस्टॉल में चला गया। कहाँ चला गया हूँ? डायस्टॉल। यहाँ पे एक्साइटेड टू नॉर्मल। कोई दिक्कत? एक्साइटेड टू नॉर्मल। एक्साइटेड का मतलब यहाँ पे सिस्टोल है और नॉर्मल का मतलब यहाँ पे क्या है? डायस्टॉल है। इस बात को समझिएगा।
और इसको हम लोग रीपोलराइजेशन बोलते हैं। कोई चीज जहां से स्टार्ट हुई है वापस अगर अपनी उसी कंडीशन को अक्वायर करता है, दैट इज री मतलब अगेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, टी वेव जो है ये कंप्लीट रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को शो करने का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का मैं पेज बना दे रही हूँ, अगर ज्यादा भी क्वेश्चंस हो तो घबराइएगा नहीं, बिकॉज आज मैं ये चैप्टर ओवर कर रही हूँ। और इसके बाद फिर इसको हटाइए, ये तो रफ पेज है। चलिए इसके बाद एक नीचे पैरा है, उसको करते हुए हम लोग आगे करेंगे। आज हो गया थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, which wave of ECG marks the beginning of depolarization of वेंट्रिकल्स। आंसर बोलिए इसका फटाफट। क्यू वेव। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम में कैसे करना है वो भी बताना आपको। फिर इसके बाद राइट अ ब्रीफ नोट ऑन QRS कॉम्प्लेक्स। इसमें पहले आपको ये दिखाना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, क्यू वेव जो है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल का इनिशिएशन मार्क करता है। अगर हम पूरे QRS कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, सिस्टोल या एक्साइटेशन जो बोल है आपको, उसको ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। आगे चलिए। अच्छा ये वाला सिलेक्ट नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। Which wave of ECG marks ventricular repolarization? आंसर बोलिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन 3 नंबर का आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे करना है सुन लीजिए। फॉर्मेट बता दी हूँ मैं, आप इधर सुन लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर में एक भी पॉइंट ना हो नंबर कटने का। देखिए पहले आपको ये ग्राफ शो करना है, इसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं है आपको। ग्राफ पूछा जा रहा है तो उसको आप क्या कीजिए, शो कीजिए, ठीक है। ग्राफ के बाद पहले बता दीजिएगा, पहला इंट्रोडक्शन का पॉइंट जो जाता है वो ये जाता है कि यहाँ पे हम कुछ अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को शो करने के लिए। ये अल्फाबेट्स जो है P to T तक रन करते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा PQRST। कोई दिक्कत किसी को? सेकंड पॉइंट में लिखिएगा पी वेव, लिख के डैश दीजिएगा, अच्छे से हाईलाइट कीजिएगा, डैश देके लिख दीजिएगा पी वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एट्रियल सिस्टोल। जो भी आपको समझाना है इसमें समझा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स में लिखिए जरूर, पहले आप लिख दीजिए QRS कॉम्प्लेक्स, पहले आप लिखिए QRS कॉम्प्लेक्स। फिर चौथे पॉइंट में आप एग्जामिनर को ये समझाइए कि आप ये भी जानते हैं कि क्यू वेव जो है वो इनिशिएशन मार्क करता है किसका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। पांचवें पॉइंट में आप फिर क्या कीजिए, यहाँ पे किसके बारे में आप शो कीजिएगा, लास्ट में टी वेव के बारे में, किसके बारे में रिप्रेजेंट कीजिएगा, टी वेव के बारे में आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम कीजिएगा, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट में कंक्लूजन लिखा जाता है कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि इन सारे वेव ने हार्ट के एक एक इवेंट को सिक्वेंशियली शो करने का काम किया है। क्लियर है? आपकी मार्किंग स्कीम होती है 1/2 × 6, तो हर एक पॉइंट के लिए आपको आधा 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 नंबर मिलेगा, तो 3 बार आपका पूरा होगा एग्जाम में, ठीक है। फॉर्मेट समझ आया कैसे करना है आपको ये, ठीक है। तो मैं भी एक क्वेश्चन दे देती हूँ इसके लिए 3 नंबर का।
अभी तक तो मैंने ऐसे ही छिटपुट क्वेश्चन दिए हैं 5-5 सेकंड वाले। चलिए 6 क्वेश्चन लिखिए। गिव डिटेल्ड explanation give detailed explanation of ECG and its waves। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। हाँ, अब हेलो मैम। नीचे जो लिखिए उसको आप समझिए यहाँ पे। हाँ बोलिए, कोई कुछ मैम हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोले मैम बोले हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मैम अभी क्लास शुरू है क्या? नहीं, क्लास तो चल रही है, अच्छा खासा टाइम हो गया है। आज तो ऑलमोस्ट लगता है कि 3:30 के आजू बाजू ही स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। मैम थोड़ा जो जहाँ से पढ़ाइए थोड़ा दिखाइएगा मुझे। हाँ देखिए ना, ये तो खैर पिछली क्लास का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी को एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। वो तो प्रीवियस क्लास का था, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं तब से। ओके ठीक है ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन तो अभी लिखा ही है मैंने। क्या बोल रही थी मैं, सो भूल गई। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, इसको ये अब इसको देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईसीजी, तो अब मान लीजिए कि कोई पर्सन ऐसा है, कोई पर्सन क्या है, ऐसा है जिसका आप ये ग्राफ देख रहे हैं तो पता चल रहा है ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसका पीक उतना नहीं जा पा रहा। इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का चाहे तो पीक उतना नहीं जा पा रहा, या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, या फिर टी वेव जो है बहुत पहले आ जा रहा है, या फिर ये जो बेचारा फ्लैट, मूवीज में आपने देखा होगा कि अगर किसी की डेथ हुई तो फ्लैट लाइन हो गई, स्ट्रेट। तो जैसी स्ट्रेट लाइन होती है तो अब तो हम लोग भी देख के समझ जाते हैं कि बंदा ऊपर चला गया है। भले हमने नहीं देखा है सामने से, बट देखते 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 हम लोग को इतनी बात इतनी सारी मूवीज में देख के समझ आ गई है कि इसके स्ट्रेट होने का मतलब है वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो या फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके, अगर किसी का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जल्दी 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 1 मिनट में अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर ज्यादा है, दैट मींस कि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। उसका ब्लड का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। अब देखिए कैसे कैसे, आज जैसे एक दूसरे बैच में मैंने म्यूट रहना भूल गया है, तो कोई बच्चा तो कर लीजिए म्यूट, उधर से कुछ आवाज आ रही है बीच में। देखिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर स्टार्ट करा है दूसरे बैच में, तो उसमें एक लाइन है जहां पे डिस्कशन कर रहा है किसके बारे में? कॉर्टिकल हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में? मतलब किडनी के ऊपर जो बैठा हुआ है पोर्शन, उसके हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन्स के बारे में भी वहां पे डिस्कशन किया जा रहा है। तो साथ साथ एक लाइन लिखी है उसमें कि जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को देखना स्टार्ट करते हैं और वहां पे जो ग्राफ, अगर यहाँ पे कुछ इंटरप्शन स्टार्ट होता है, जैसे आपको रात में अंधेरे में डर लगा किसी चीज से, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, ठंड के सीजन में भी पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे, होता है ना, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगा डर से। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, आपको 10th क्लास में टीचर ने पढ़ाया था, मेंशन द नेम ऑफ द फाइटिंग हार्मोन बोला था ना, तो वहां क्या करते थे, एड्रिनल हार्मोन्स का नाम लिखते थे, लिखते हैं ना, एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, ऐसे ऐसे करके आप नाम लिखते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये सारा जिम्मा किसके सर पे है? ये के पास है। अगर हार्ट ऐसा ना करे तो ये उस शॉक को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, वो बंदा ऊपर चला जाएगा डर से। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब जैसे याद है मैंने आपको एक दिन एल्टीट्यूड सिकनेस पढ़ाया था कि जैसी ऊंचाई पे कोई चलता चला जाता है तो उसको कुछ ट्रबल होनी स्टार्ट होती है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बहुत मतलब लेंदी हो जाएगा वो, बहुत आप डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और डीप ब्रीदिंग करने के चक्कर में क्या होगा, ये रेट कम हो जाएगा। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, इसको काउंट करके कोई भी डॉक्टर, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट हो, कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो, और अगर वो देखना स्टार्ट करते हैं किसी का ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या फिर ये ग्राफ, ठीक है,
इसको देख के कोई भी समझ सकता है कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है। इवन कि जब आपने बायोलॉजी पढ़ लिया, आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है, कहीं पे आपको कोई ईसीजी रिपोर्ट दिखी, आप इसको देख के अगर मैं कुछ गड़बड़ी है तो आप बोलिएगा इतना तो पता है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। अब आगे उसकी डीलिंग जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट खुद ही बता देंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है इसके नंबर को काउंट करके जो गिवन टाइम पीरियड में देखा जाता है, आप किसी के हार्ट बीट का रेट हो, किसी भी इंडिविजुअल का, उसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। और एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप, कोई भी अगर उसमें डेविएशन मतलब गड़बड़ी है, जहां होना चाहिए था वहां पे है नहीं, तो ये दिखाता है कि भाई आपको ना कोई डिजीज है, कोई बीमारी है। तो ये क्या है, इसका एक ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। इसका क्या है, ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन लिख लीजिए, हर एक लाइन पे क्वेश्चन दूंगी आज, मैं पहले ही बोल दिया मैंने, क्वेश्चन का नंबर ज्यादा जा सकता है। आज मुझे खत्म करना है। चलिए 5th क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द significance of analysis of ECG of any individual। कोई दिक्कत, क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। नीचे वाला जो लाइन बचा खुचा रह गया, ये बेचारा आंसर है इसका, ये रहा। यहां से जो स्टार लगा रही हो ना, नीचे वाला जो पैरा क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ये उसका आंसर है। आंसर भी मैं साथ में बताती जा रही